हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूरे वीक में से जो बेस्ट एमसीक्यूज करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ के थे फॉर ऑफ कोर्स यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, तो बेस्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे पूरे वीक में। इंडिया में रिसेंटली एक ब्रिज इनॉग्रेट किया गया, दुनिया में एसेट मिशंस की बात की गई, अवार्ड्स अनाउंस हुए, जनरल अवार्ड्स एनजीटी न्यूज़ में था। तो ये सब टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम एग्जामिनर किस तरह का एक एमसीक्यू क्रिएट कर सकता है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, स्पेसिफिकली करंट को फोकस में रखें। ठीक है, शुरू करते हैं, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो बिल्कुल रिसेंटली आपने सुना होगा, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपनी गुजरात विजिट पे हैं और उन्होंने वहां इनॉग्रेट किया है इस ब्रिज को। ठीक है, स्टेटमेंट वन है, द सिग्नेचर ब्रिज लिंक्स मेनलैंड। मेनलैंड आपको पता है, जैसे कह रहे थे कि जो अंडमान है वो एक आइलैंड है और जैसे केरला तमिलनाडु वो मेनलैंड है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो सिग्नेचर ब्रिज है ना, ये मेनलैंड गुजरात को कनेक्ट करता है विद बेट द्वारका आइलैंड ऑफ ओखा कोस्ट। ठीक है, तो असल में बेट द्वारका को मेनलैंड गुजरात से कनेक्ट करेगा ये सिग्नेचर ब्रिज, ये पहली स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड स्ट्रक्चर है। तो ये जो ब्रिज है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टेड। आपको पता है केबल स्टेड में क्या होता है, जो वेट होता है ना ब्रिज का वो केबल्स पे आता है। ठीक है, जैसे एक आर्क ब्रिज होता है उसमें केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट? तो ऑप्शन वन कह रहा है कि बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है। और स्टेटमेंट टू, आपको पता है ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आता है, स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को जस्टिफाई भी कर रही है, समझा भी रही है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कि बोथ आर करेक्ट बट स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ऑप्शन सी कह रहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। डी कह रहा है कि वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट, पर सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, समझते। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सुदर्शन सेतु ब्रिज या फिर सिग्नेचर ब्रिज इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टेट ब्रिज है। ठीक है, ये आपको पता है, ये जो रीजन है जिसके हम बात करें, ये गल्फ ऑफ कच्छ में आता है सारा। ठीक है, ये लिंक करेगा मेनलैंड गुजरात को बेट द्वारका आइलैंड से। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ठीक है। आपने देखा भी होगा प्राइम मिनिस्टर ने अरेबियन सी में डाइव भी किया था पूरे इक्विपमेंट के साथ। जो एंशिएंट द्वारका सिटी, द्वारका किंगडम एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था, उसके जो रिमेन्स है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है, बेट द्वारका इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ गुजरात कोस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एट प्रेजेंट दी ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब तक ये जो, अगर आप देखो ना, अभी तक यहाँ जो रूट होता था, यहाँ एक ब्रिज नहीं था, अभी तक यहाँ पर रूट क्या था, आपको फेरी लेके जाना पड़ता था। अब यहाँ पर एक ब्रिज बना दिया गया। ठीक है, तो फेरी बोट सर्विस अभी तक चलती थी, अब उसकी जरूरत नहीं, अब यहाँ पर ब्रिज बन चुका है। ठीक है, तो पीएम इनॉग्रेट सिग्नेचर ब्रिज इन गुजरात, तो इसको काफी इस टाइम पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, असल में गुजरात का पहला ही मेरीन ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे इंटीरियर में तो बनते हैं पर ऐसे बिल्कुल कोस्ट पे पहला गुजरात का ब्रिज है। मुंबई में तो है, मतलब महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं था। ठीक है, ये असल में क्या है ना, रिसेंटली पुतिन ने कुछ स्टेटमेंट दी रिगार्डिंग एसैट। एसैट होता है एंटी सैटेलाइट, एक ऐसी मिसाइल जो प्लैनेट अर्थ से जब लॉन्च होगी ना, तो वो असल में किसी और अर्थ के टारगेट पे नहीं जा रही, वो जा रही सीधे स्पेस में। स्पेस में बहुत तरह की सैटेलाइट्स है, बहुत कंट्रीज की सैटेलाइट्स है। तो आपका एसेट मिशन जो है, आपकी जो एसेट मिसाइल है, वो किसी और कंट्री हो सकता है, आपके एनिमी कंट्री की सैटेलाइट को टारगेट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये होता है एसेट मिशन। तो रिसेंटली रशिया कह रहा है कि हम एसेट मिशन को और ज्यादा एग्रेसिव करेंगे, और ज्यादा एसेट मिसाइल्स बनाएंगे। इंडिया के पास भी है, हमने मिशन शक्ति के थ्रू ये दिखा दिया था कि हमारे पास भी ये सारा कुछ ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। दुनिया में सिर्फ असल में कुछ ही कंट्रीज है, यूएस है, रशिया है, चाइना, इंडिया, 4 ही कंट्री। ठीक है, अभी रिसेंटली एसेट वेपन रशिया के वैसे न्यूज में, आपको पता है रशिया किसी भी तरह से अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है। तो एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज डिजाइन टू डेलिबरेट और डिस्ट्रॉय सैटेलाइट दैट आर ऑलरेडी इन ऑर्बिट और ऑपरेशनल। बिल्कुल यही करता है ये। ऑल ऑफ दीज अटैक्स कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयर, लो ऑर्बिट और इवन ग्राउंड। बिल्कुल ग्राउंड से भी लॉन्च कर सकते हो, तो ग्राउंड के ऊपर तो हर चीज ही है, स्पेस से लॉन्च कर लो, चाहे लोअर ऑर्बिट से लॉन्च कर दो, ये पॉसिबल होता है। ग्राउंड से वो सीधा चला जाएगा, थोड़ा सा ऊंचाई से आप उसको एक एयरक्राफ्ट में लगा के लॉन्च कर सकते हो। मिशन शक्ति इंडिया का पहला, बिल्कुल हमारे मिशन का नाम मिशन शक्ति था। प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में ट्वीट किया था 2019 में कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके बाद ऑफिशियली बताया गया कि हमने एसेट मिशन कंडक्ट करके देखा जो सक्सेसफुल था। हमने अपनी एक पुरानी सैटेलाइट को टारगेट किया था। तो इसका सही आंसर है ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो रशिया कह रहा है कि हम अपने एसेट कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, एयर, लो ऑर्बिट, ग्राउंड से आप इसको लॉन्च कर सकते हो, और दुनिया में सिर्फ 4 कंट्रीज के पास अभी ये कैपेबिलिटीज है।
इंडिया के पहले मिशन का नाम था मिशन शक्ति, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट मिशन, एग्जैक्टली फर्स्ट मिशन की ही पिक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली लॉन्च किया इसरो ने इनसेट 3DS। अब चलो मैं आपको बताने लगा था किस टाइप का सैटेलाइट। आपको पता है सैटेलाइट असल में 4 तरह के होते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो सकता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो सकता है, वेदर फोरकास्टिंग है जिसको मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट बोला जाता है वो हो सकता है, और चौथा होता है स्पाई या डिफेंस सैटेलाइट, ठीक है। तो हम देखते हैं किस कैटेगरी, अभी आपको पता लग जाएगा। तो इनसेट 3DS, अब देखो ये पूरा जो होता है ना, ये तो होता है लॉन्च व्हीकल जिसको हम सिंपली रॉकेट भी बोल देते हैं। सैटेलाइट तो इसकी बिल्कुल टिप में होता है, ठीक है। इनसेट 3DS वहां टिप में है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो इनसेट 3DS ये नासा और इसरो का कंबाइंड मिशन था, और ये एक मेट्रोलॉजिकल सर्विस वाला सैटेलाइट, मतलब इसमें वेदर फोरकास्टिंग में काम करना है। इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया, मतलब जो रॉकेट है, वो है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F14, मतलब GSLV F14 रॉकेट यूज किया गया, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर है सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये वाली सही है, पहली वाली गलत है, क्योंकि नासा का कुछ लेना देना नहीं, अकेला इसरो का मिशन है, ठीक है। तो इसरो ने अपना वेदर सैटेलाइट लॉन्च, ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब जो इसका रॉकेट यूज किया गया ना GSLV F14, इसको इसरो नॉटी बॉय भी बुलाता है, क्योंकि इसके कई बार मिशन फेल भी हुए हैं, ठीक है। और तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नासा का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, इसका मेन पर्पस है मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज पूरी करना, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट लॉन्च व्हीकल इज यूज्ड इन जियो, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर है 2 ओनली। पहली स्टेटमेंट गलत है, 2 ओनली, ठीक है। तो इनसेट 3DS एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, 17 Feb को लॉन्च हो चुका है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। आई होप सारी इंपॉर्टेंट है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने फाइनेंस किया है, क्योंकि उनके लिए IMD वगैरह के लिए बहुत जरूरी था ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करना, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बजट के ऊपर। क्वेश्चन है कि जैसा आपने अब ये सर्कल्स तो आपने 2 देखे होंगे, एक सर्कल दिखाता है कि सरकार अर्न कहाँ से करती है, दूसरा सर्कल दिखाता है सरकार स्पेंड कहाँ से करती है। मैंने इस पे काफ़ी मटेरियल बनाया, वीडियोस बनाई, आप सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे जाओ, बहुत अच्छे से आपको वहाँ बहुत डिफाइंड तरीके में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोरिंग वहाँ टेक्स्ट है, नहीं, बहुत अच्छे से चार्ट्स बने हुए हैं, आप पूरा बजट वहाँ से समझ सकते हो। तो ये 2 सर्कल्स बताते हैं कि सरकार कमाती कहाँ से, सरकार खर्चती कहाँ पर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अभी ये जो बजट अनाउंस किया गया, अभी इसके लागू होने में तो अप्रैल तक का टाइम है। इसमें सरकार की जो रिसिट्स, आपको पता है रिसिट्स होता है एक्सपेंडिचर, रिसिट्स मतलब कमाई। तो सरकार की कमाई इन 5 चीजों से होती है। आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा कहां से कमा रहे हैं और सबसे कम। जैसे अगर आपको लगता है सरकार सबसे ज्यादा कमाती है इनकम टैक्स से, तो आपका आंसर बनना चाहिए सबसे पहले आप लिख दो 3। फिर आपको लगता है सरकार उसके बाद सबसे ज्यादा कमाती है कॉर्पोरेशन टैक्स से, तो आप लिख दो 2। इस तरह से आपका कोड बनेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने 4 कोड है। देखो आपको मैं बताता हूं, अगर आपने पढ़ा है ना अच्छे से, तो आपको पता होगा सरकार की सबसे बड़ी कमाई होती है लोन या बोरोइंग से, और सरकार का सबसे बड़ा खर्चा होता है लोन या बोरोइंग्स की इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, ठीक है। इसी में सरकार फंस जाती है। हर 1 रुपए में से सरकार 28 पैसे बोरो करके कमाती है। तो बोरिंग और अदर लाइबिलिटी से सबसे पहले आना चाहिए 4, मतलब C और D ऑप्शन तो यहां पर कंसिडर किए जा सकते हैं, A और B गलत है। अब C या D में फर्क क्या है? अब 1-3 का फर्क देख सकते हो, लास्ट में 3-2 का फर्क देख सकते हो, ठीक है। अब चलो हम लास्ट वाला किसी से भी कर सकते हो, आपको जो इनमें से और आता है। C कह रहा है कि सबसे ज्यादा कमाई होती है सरकार की बोरिंग और लाइबिलिटी से, और सबसे कम कमाई होती है इनकम टैक्स से। ये तो गलत है, इनकम टैक्स से भी सरकार कंसिडरली बहुत अच्छा कमाती है। डी कह रहा है सबसे ज्यादा कमाई होती है बोरिंग लाइबिलिटी से, पर सबसे कम कमाई होती है नॉन डेट कैपिटल। ये सही है, बिना नॉन डेट कैपिटल से होती है जो सरकार बिना कर्जा लिए कमाए। तो असल में ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसको बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ये असल में वो एक पिक्चर है जहां से आप सब समझ पाओगे। रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू, ठीक है। बोरिंग लाइबिलिटीज, नॉन डेट कैपिटल, कस्टम, GST सब लिखा हुआ है यहाँ पर। आप इसी को पॉज कर लोगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा बॉडी जिसको बनाया गया था ताकि इंडिया में जो एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस हैं उनको जल्दी सॉल्व किया जा सके। ऐसा नहीं कि किसी कोर्ट में फैसला चल रहा है तब तक एनवायरमेंट पूरा खराब हो गया, उसको रोकने के लिए। ट्राइब्यूनल का तो मतलब ही होता है जहां पर डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कि NGT जो है अगर वो कोई फैसला लेता है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है NGT के द्वारा। स्टेटमेंट नंबर 2, NGT का जो फैसला है वो स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स है वहां चैलेंज किया जा सकता है। ये आपको बहुत बेसिक सी चीज है, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, और NGT अपने फैसले को रिव्यू भी कर सकता है। तो सही आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल आर बाइंडिंग, द ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स आर एनफोर्स्ड एज पावर वेस्टेड। तो उनके पास जो पावर है उसके थ्रू उनका जो डिसीजन है उसको फाइनली
मतलब ऐसा नहीं कि अगर एनजीटी ने वेस्ट बंगाल या पंजाब को कुछ बोल दिया तो वो कहेंगे हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं, बाइंडिंग होता है, ठीक है। द ट्रिब्यूनल हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, ठीक है। और अगर मान लो किसी को लगता है उसको इंसाफ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसको बनाया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे दिल्ली में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये जो आपको एक पिक्चर दिख रही है ना, बहुत अच्छे से समझाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक इंसान एक जॉब से स्विच करके दूसरी जॉब में जाना चाहता है, ठीक है। ये तो हो ही रहा होता है, कोई हर इंसान चाहता है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी उसको मिल पाए, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमको ये भी सिखाती है कि कभी भी ना जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि लोग हमेशा ट्राई करते रहेंगे और कुछ बेटर, उसके लिए उनको एक जॉब छोड़नी पड़ेगी, दूसरी में जाना पड़ेगा, तो कुछ टाइम के लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट आ ही गया। तो परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन नहीं बन सकती, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हमेशा एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट अकर्स व्हेन वर्कर्स लूज या लेफ्ट देयर करंट जॉब एंड आर इन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अनदर, ठीक है, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। दिस सजेस्ट दैट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, तो इसका सही आंसर है बोथ आर करेक्ट, ठीक है। फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट जब आप ढूंढ रहे होते हो, एक से दूसरी की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है, ये आप यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसके साथ इस वीक में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। हम इस क्लास को वीकली रखेंगे और जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे ना स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के, आपके एग्जाम्स के प्री के हिसाब से, उनको हम लोग इसी तरह से आगे डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।